अरुंधति की माँ 3-4 चक्कर रसोई में लगा चुकी थी। यह उसका 5वां चक्कर था जो रसोई के अंदर झांक रही थी। अब बस भी करिए, कितनी बार आप जागेंगी, सब कुछ ठीक होगा। अरुंधति ने अपनी माँ को रसोई में जागते हुए देखा तो कहने लगी, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है अरुंधति, सब कुछ ठीक होगा। अरुंधति की माँ ने अरुंधति से घबराते हुए कहा, आप अंदर जाइए। अरुंधति ने अपनी माँ को रसोई के अंदर बुलाया। अरुंधति की माँ उसके साथ रसोई के अंदर आई। देखा कि बहुत ज़्यादा पकवान सजे हुए बड़ी सी मेज पर लगे हुए हैं। वह हैरानी से देख रही थी। हे भगवान, ये कौन से अनोखे व्यंजन है जो मैं पहली बार देख रही हूँ। अरुंधति की माँ ने मेज पर लगे व्यंजन को देखते हुए हैरानी से कहने लगी, देखा माँ, सब तैयार है। आप बेकार परेशान हो रही थी, अब जाकर आप तैयार हो जाइए, अतिथि आना शुरू हो जाएंगे। अरुंधति ने अपनी माँ को तैयार होने को कहा, जो अभी भी मेज पर लगे व्यंजनों को गौर से देख रही थी। रसोई में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, सभी बहुत ही व्यस्त थे, किसी को एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं थी। रोहन की माँ खड़े होकर रसोई का सारा काम देख रही थी और हर एक को निर्देश देख रही थी। आपने देखा, कोई भी कमी नहीं होगी। अरुंधति ने अपनी माँ को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब चलिए बाहर का इंतजाम देख लेते हैं। तभी अबसी अरुंधति के पास आया और उसने धीरे से कानों में कुछ कहा। अरुंधति अपनी माँ को लेकर आंगन की तरफ चल पड़ी। अरुंधति आंगन में अपनी माँ के साथ पहुंची। उसके सामने एक सुंदर नजारा देखा। उसका आंगन सफ़ेद और लाल फूलों से सजा हुआ था। पूरे आंगन में मोटे मोटे से कालीन पड़े हुए थे और ढेर सारी गोल मेज बीच में लगी हुई थी और उनके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी। टेबल पर सफ़ेद कवर और फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता रखा हुआ था। वही सजावट के लिए महीन पर्दे भी सजाए गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। पूरे आंगन में भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। तुमने तो बहुत ही सुंदर काम किया है, अरुंधति खुश होते हुए कहने लगी। मैंने जैसे तुमसे कहा था वैसा ही किया है, उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अरुंधति खुश होते हुए अबसी से कहने लगी और फौरन अपने कमर में बंधे पोटली में से 1-2 चांदी के सिक्के निकाल कर अबसी को देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है। अबसी ने सिर झुकाते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था। उसने इनाम लेने से मना कर दिया। अरुंधति ने जबरदस्ती उसके हाथों में 2 चांदी के सिक्के रखे और कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहना और ध्यान रखना कोई भी कमी किसी भी चीज़ की न होने पाए। अबसी ने हाँ में सिर हिलाया। इसी दौरान अरुंधति की माँ मुँह खोले आंगन को देख रही थी। राजमहल में राजकुमारी नयन के कमरे में राजकुमार नयन अपने श्रृंगार मेज के सामने बैठी हुई प्रतिभोज के लिए तैयार हो रही थी। एक दासी ने तैयार कर रही थी। दासी मुझे इस तरह से सजना कि मेरे सिवा कोई उस प्रतिभोज में सुंदर नजर न आए। सभी की नज़रें मुझ पर ही हो रही, खास करके राजकुमार राज की। उस अरुंधति की तरफ एक नज़र उठाकर भी न देखे। ऐसा ही होगा राजकुमारी, आपके सिवा राजकुमार राज क्या, पूरे राज्य में आने वाले जितने भी लोग होंगे आपके सिवा किसी और को नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। पूरे प्रतिभोज में आप ही आप होंगी, दासी ने बड़े ही सम्मान से कहा। वैसे राजकुमारी नयन चूड़ियों को अपने हाथों में पहनते हुए कहने लगी, मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ इस प्रतिभोज के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि उन लोगों को कैसे अपमान पूरे राज्य के सामने होता है, इसलिए मुझे खूब सजाओ। बस जल्दी ही प्रतिभोज के लिए राय निवास पहुँच जाए। बस उस अरुंधति का चेहरा काला पड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये सोचकर नयनतारा हंसने लगी। देवराय निवास पर देवराय और उनकी पत्नी सजे सवरे से निवास के बड़े से दरवाजे पर खड़े थे। लोगों का आना शुरू हो गया था। वो लोग उनका स्वागत हाथ जोड़कर कर रहे थे। आने वालों पर गुलाब और जल का छिड़काव हो रहा था। अतिथि सब बड़े से आंगन में आने लगे और अपने अपने जगह पर बैठने लगे। सभी के चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। आंगन की सजावट बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह से किसी भी प्रतिभोज में उन लोगों ने नहीं देखा था। यह बहुत ही सुंदर है, ऐसी सजावट तो मैंने पहली बार देखी है। सेनापति की पत्नी ने अरुंधति की माँ के पास आते हुए कहा, आपका आंगन बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपका निवास भी बहुत बदला बदला सा लग रहा है। आने वाले अतिथि भी सभी ऊंचे पद के लोग थे। वह सब भी हैरानी से निवास के हर स्थान को घूम घूम कर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अचरज और प्रशंसा दिख रही थी। सब आपस में हर्ष और उल्लास से होकर आपस में बातें कर रही थी। अभी तक की अरुंधति तैयार होकर नहीं आई थी। उसके दोनों भाई मेहमानों से जाकर मिल रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी ऊंचे पद के लोग एक लाइन से बड़े से दरवाजे के किनारे से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवराय और उनकी पत्नी और दोनों भाई भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निवास के बड़े से गेट के बाहर कई पालकी आई
उनमें से रानी रूपमती, सुलोचना और राजकुमारी नयन बाहर निकली। तीनों ही बहुत ही सुंदर लग रही थी। वही उनके पीछे राजा अपने घोड़ों से नीचे उतरे। उन्हीं के पीछे उनके चारों राजकुमार। राजा के आते ही उन पर फूलों की और गुलाब की जल की वर्षा होनी शुरू हो गई। अपना ऐसा भव्य स्वागत करता देखकर राजा मुस्कुराने लगे। राजा ने रूपमती को इशारा किया। रानी रूपमती भी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। वे लोग अंदर की तरफ आए। राजा को देखते ही सबने प्रणाम किया। तभी उनके बड़े भाई महामंत्री अपने दोनों पुत्र और पत्नी के साथ अंदर आते हुए दिखे। अरुंधति की माँ और देवराय जल्दी से उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। कैसा रहा? सब कुछ ठीक है? ऐसा ना होगा आप हमारे कुल का अपमान कर दे। महामंत्री मुस्कुराते हुए देवराज से कहा। सब आपका आशीर्वाद है बड़े भैया, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देवराय बड़े सम्मान से उनके आगे सर झुकाते हुए कहा। वे मुस्कुराते हुए अपने सहपरिवार दरवाजे के अंदर कदम रखा, लेकिन वहां की सजावट और तैयारी देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी सुंदर भी तैयारी कर सकते हैं। राजा और सभी आंगन की तरफ देख रहे थे। वही नयनतारा गुस्से से देख रही थी। देवराय बहुत ही सुंदर सजावट है। राजा ने आंगन की प्रशंसा करते हुए कहा। देवराय ने कहा, यह सब मेरी पुत्री अरुंधति ने किया है। राजा ने हल्का से सर हिलाया और सभी लोग देवराय के पीछे हॉल की तरफ चले गए। सभी ने हॉल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण किया। सभी लोग अब हॉल के चारों तरफ देख रहे थे। वहां की सजावट बहुत ही सुंदर थी। वही महामंत्री अपने साथ परिवार बैठे हुए करवट बदल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सुकून था कि किसी ने प्रतिभोज का सामान और कोई रसोइया तो नहीं मिला था। तो अभी भी उनको उम्मीद थी कि उनकी चाल कामयाब हो जाएगी। ये सोचकर पैर पर पैर रखकर बैठ गए। देवराय राजकुमारी अरुंधति नहीं दिख रही। क्या वह हमारा स्वागत नहीं करना चाहती? राजा ने देवराय से पूछा। नहीं महाराज, पुत्री प्रातःकाल से कार्य को देख रही है। वह अब बस तैयार ही हो रही है। देवराय ने घबराते हुए राजा को सफाई दी। वही राजकुमार आदित्य की आंखें अरुंधति के नाम से चमक उठी। राजकुमार राज का चेहरा सपाट था। ऐसा लग रहा था कि वह जबरदस्ती इस बोझ में आए हों। वही उनके दोस्त और छोटे भाई भी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। राजकुमारी सुलोचना ने अपने बड़े से पेट पर हाथ रखते हुए कहा, माताश्री मैं बहुत उत्साहित हूँ राजकुमारी अरुंधति से मिलने के लिए। रानी रूपमती ने उनके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप थोड़ी देर के बाद उनसे मिलेंगी। तभी इस बार बहुत सारे दास अपने हाथों में व्यंजन लाना शुरू कर देते हैं। राजा देवराय से कहने लगा, क्या आप भोजन करके इतनी जल्दी हम लोगों को भेजना चाहते हैं? वही जब महामंत्री ने उन दास के हाथों में व्यंजन देखा तो उनका चेहरा उतर गया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। नहीं महाराज, यह तो स्वागत के व्यंजन हल्की भूख के लिए। एक सुरीली आवाज उस हॉल में गूंज उठी। आने वाली आवाज की तरफ सबने देखा। अरुंधति ऊपर से नीचे तक सजी सवरी हॉल के अंदर आते हुए कहने लगी। अरुंधति ने गुलाबी रंग का लहंगा चुन्नी पहन रखा था। लंबे बालों की चोटी, आंखों में काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, नाक में छोटी सी नथ, हाथों में बारी बारी चूड़ियां और पैरों में खूबसूरत सी जूती। उसका रूप का प्रतिबिंब था। सभी जवान लड़कों की धड़कन बढ़ गई। वही राजकुमार आदित्य अरुंधति को देखते हुए अपने स्थान पर खड़े हो गए। ये देखकर सुलोचना की आंखें हैरानी से राजकुमार आदित्य को देख रही थी। वही एक जोड़ी आंखें और थी जो गुस्से से आदित्य को घूर रही थी। राजकुमार राज गुस्से से अरुंधति को देखने लगा, जिसने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। राजकुमार राज ने मन ही मन अरुंधति को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। मौका मिलते ही वह उसको अच्छा सबक सिखाएगा। वही दोनों छोटे राजकुमार भी राजकुमारी अरुंधति को देख रहे थे। वे भी बिना पलक झपकाए राजकुमार राज ने अपनी जगह पर करवट बदली। वो अंदर से ही बहुत ही सुलग रहे थे। वह उसकी पत्नी थी। कोई और उसे कैसे देख सकता था, लेकिन उसका चेहरा सपाट था, जिससे किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वही नैन गुस्से और नफरत से उबल पड़ी। राजकुमारी अरुंधति, आपको पता नहीं है कि आपको हम लोगों के स्वागत के लिए पहले उपस्थित होना चाहिए था। राजकुमार नयन ने जलन भरे शब्दों में अरुंधति का अपमान करना चाहा। महाराज क्षमा करें। अरुंधति ने नयन को ध्यान न देकर महाराजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, कार्य में व्यस्त होने की वजह से मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी अरुंधति, मैं समझता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए अरुंधति से कहा। वही राजकुमार की राज की नजरें अरुंधति से हटी नहीं रही थी। अरुंधति ने सभी को व्यंजन परोसने को कहा। यह कैसा व्यंजन है? यह व्यंजन तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। राजा ने अपने सामने आए हुए फिंगर चिप्स, आलू की टिक्की, मिनी समोसा, टमाटर सॉस के साथ देखा तो हैरानी से उठ खड़े हो गए।
सभी लोग हॉल में थे, सभी लोगों का यही हाल था। भाई देवराय अंदर से डर रहे थे। महाराज, यह आप खा के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। अरुंधति ने उन लोगों से कहा। राजा ने हाथ बढ़ाकर फिंगर चिप्स में डुबोकर खाना चाहा। तभी राजकुमार नयन अपने स्थान पर खड़ी होगी। ठहरिए, आप इस व्यंजन को नहीं खा सकते महाराज। सभी हैरानी से राजकुमारी नयन को देखने लगे। राजकुमारी इस तरह हमें रोकने की वजह राजा को राजकुमारी नयन का रोकना पसंद नहीं आया। महाराज, इस तरह का व्यंजन हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पता नहीं यह खाने योग्य है या नहीं, इसलिए सबसे पहले यह व्यंजन राजकुमारी अरुंधति ही खाएगी। आपका मतलब है कि इसमें हमने विष मिला रखा है? अरुंधति ने गुस्से में दांत पीसते हुए राजकुमारी नयन से कहा। अगर यह व्यंजन खाने योग्य है तो आपको इसको खाने में क्या ऐतराज है? राजकुमारी नयन अपने शब्दों में सबको दिल में अरुंधति के लिए शक पैदा करना चाहती थी। अरुंधति तेजी से गई, महाराज के सामने रखी हुई प्लेट में से फिंगर चिप्स उठाकर खा लिया और राजकुमारी नयन को देखते हुए कहने लगी, देख लो कोई विष है या नहीं। राजकुमारी नयन, आप अपने स्थान ग्रहण करिए और आइंदा से मुझे इस तरह टोकने की जरूरत नहीं है। राजा ने नाराज होते हुए राजकुमारी नयन से कहा। क्षमा करें महाराज। नयन शर्मिंदा होते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। राजा ने फिंगर चिप्स सॉस में डुबोया और खाया। यह बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। राजा ने जल्दी से फिर से दूसरे फिंगर को उठाकर सॉस में डुबोकर खाया। राजा को खाते देखकर सभी अपना अपना खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सब लोग अपना आचरण भूल गए। सब इस तरह खा रहे थे जैसे ये व्यंजन उनसे कोई छीन कर ले जाएगा। सभी के चेहरे पर सॉस लगा हुआ था। राजकुमारी अरुंधति मन में हंसते हुए, मॉडर्न वर्ल्ड में फास्ट फूड से लोग नहीं बच पाए तो यह तो प्राचीन काल है, ये लोग कैसे बच सकते हैं? राजकुमारी अरुंधति, यह अद्भुत है, ऐसा व्यंजन मैंने कभी भी नहीं खाया। राजकोष के अध्यक्ष ने समोसा खाते हुए अरुंधति से कहने लगे। धन्यवाद। अरुंधति ने सर झुकाकर उनको धन्यवाद कहा। देवराय के चेहरे से तो खुशी जा ही नहीं रही थी। वही राजकुमार राज भी इन चीज़ों को खाते हुए उनकी आंखें सिकड़ी हुई थी। धीरे धीरे प्रतिभोज अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। चारों तरफ देवराय की वाह वाह हो रही थी। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर में उन सब के लिए मिट्टी के छोटे पात्रों में कॉफ़ी लाई गई। अरुंधति सभी को हाथों में कॉफ़ी देने लगी। सभी को कॉफ़ी देते हुए वो राजकुमार राज को कॉफ़ी देने लगी। राजकुमार ने नज़र बचाकर उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिया। अरुंधति ने घूर कर राजकुमार राज को देखा और वह मुंह बनाते हुए सेनापति के पास आई और कॉफ़ी का पात्र पकड़ाते हुए कहा, ये गर्म है। ये क्या है राजकुमारी? ये बहुत ही गर्म है। सेनापति ने गिलास को पकड़ते हुए कहा, सेनापति जी, आप इसको गर्म पे कह सकते हैं। यह आपको अंदर तक गर्माहट और ताजगी देगी। अरुंधति ने सेनापति को उसको पीने के लिए कहा। सेनापति ने उसको अपने मुंह से लगाया और उसमें से एक घूंट पिया। उन्हें वो बहुत सा कड़वा और मीठा स्वाद आया। यह बहुत अच्छा है, ये कहते हुए उन्होंने दूसरा घूंट लिया। देवराय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ऐसे प्रतिभोज में बुलाए। देवराय, आप बहुत ही भाग्य वाले हैं जो आपको ऐसी पुत्री प्राप्त हुई है। सेनापति देवराय से अरुंधति की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। उनकी प्रशंसा करते देख सभी लोग देवराय को प्रतिभोज और दोनों बच्चों की कामयाबी के लिए बधाई देने लगे। सभी लोग देवराय के इर्द गिर्द घूम रहे थे। राजा मुस्कुराते हुए अरुंधति को देख रहे थे। जल्द ही प्रतिभोज खत्म हो गया था। सभी देवराज का गुणगान गाते हुए जा रहे थे। वह अपने साथ लाए उपहार अरुंधति और उसके भाई रतन के हाथों में देते जा रहे थे। देवराय और उनकी पत्नी सभी को धन्यवाद कर रही थी। सब चले गए सिवाय राजा का परिवार और उनके बड़े भाई महामंत्री का परिवार अभी भी हॉल में बैठा हुआ था और आपस में बातचीत कर रहे थे। देवराय और उनकी पत्नी अरुंधति और नयन और अपने छोटे भाई सोम के साथ दोबारा हॉल के अंदर आए। महाराज, अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो राय परिवार की तरफ से हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। देवराय अपना सर झुकाते हुए कहा। देव, हम बहुत ही प्रसन्न है। राजा ने अपने स्थान से खड़े होते हुए देवराय के पास आते हुए कहा। उसने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भाई महामंत्री के परिवार का चेहरा काला पड़ गया था, पर उनके चेहरे पर झूठी मुस्कान सजी हुई थी। वे देख रहे थे कि कैसे देवराय का परिवार तेजी से राजा के करीब होता जा रहा है। तभी जोरदार बच्चे के रोने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दी। अरुंधति बेचैनी से अपने हाथ को मल रही थी। हर्ष बहुत देर से अपनी माँ को नहीं देखा था। अपनी माँ को बुलाने के लिए वह तेज आवाज़ में रो रहा था और चीख रहा था।